नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछली 2 टर्म से यानी 10 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके इस 10 साल की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जिसका पहले जिक्र किया जाता था पिछले 10 सालों में उसकी मैनिफेस्टेशन एग्रेसिवली नज़र आई है। और अब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि बीजेपी और उनके एलाइज पॉलिटिशियंस जो हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट भी जो हैं, वो बड़े खुले आम अपने हिंदुत्व या हिंदू डोमिनेटेड इंडिया या हिंदुइज्म बेस्ड इंडिया के ऊपर बात करते हैं। यानी उन्होंने जो एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत स्ट्रांग पार्टी है इंडिया की बीजेपी, और उसकी लीडरशिप ने बड़े तरीक़े से मगर बहुत एग्रेसिवली और बहुत ओपनली जो इंडिया के सेलिब्रेटेड स्टांस था कि वी आर द लार्जेस्ट सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी, उसको चेंज कर दिया दैट वी आर द लार्जेस्ट हिंदू मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हु बिलीव्स इन हिंदुत्व। अब इस पॉइंट से कुछ और कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। 2024 यानी ईयर 2024 हैज़ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट इवेंट्स प्लान्ड, और इसमें एक इम्पॉर्टेंट जो इवेंट या इवेंट्स जो होने हैं वो हैं इलेक्शंस। इस साल 2024 में तकरीबन 64 कंट्रीज़ में इलेक्शंस होने हैं एंड वो इलेक्शंस कवर करेंगे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, और टू बी वेरी एग्जैक्ट 49% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। इसमें हमारे लिहाज से जो एक सिग्निफिकेंट इलेक्शंस हैं वो पहले बांग्लादेश का हुआ और उसके बाद पाकिस्तान का फरवरी 2024 में हो चुका है। मगर इसके बाद जो आगे इम्पॉर्टेंट इलेक्शंस आ रहे हैं उनमें इंडिया है और यूनाइटेड स्टेट्स। इंडियन इलेक्शंस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 19 अप्रैल से इंडियन इलेक्शंस का आगाज़ हो गया और इंडियन इलेक्शंस जो हैं वो एक लंबे अरसे पे मुहित होते हैं। इंडियन इलेक्शंस के 7 फेजेस 1 जून को कंप्लीट हो रहे हैं और 4 जून 2024 को कंबाइंड रिजल्ट्स उन इलेक्शंस का अनाउंस होगा। ये तकरीबन 7 हफ्तों पे मुहित है। इंडियन इलेक्शंस की जो सिग्निफिकेंस है और उसके बाद जो नवंबर में यूएस इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस है, उसकी वजह से ये हमने ज़रूरी समझा कि हम इस पर बात करें। तो इस चीज़ को हमने वजह बनाते हुए आज की डिस्कशन जो रखी है वो है कि हमने इंडियन इलेक्शंस के मैकेनिज़्म और उसकी सिग्निफिकेंस से बात करनी है। और आज हमने जो 2 सवाल अपने सामने रखे हैं जिसके जवाब हम आपको देंगे, उसमें पहला सवाल है कि इंडियन इलेक्शंस का मैकेनिज़्म क्या है जनरल इलेक्शंस का, और इनको इतनी देर क्यों लगती है, वाई डू दे टेक 6-7 वीक्स। और दूसरा ये है कि ये जो इंडिया में इलेक्शंस 2024 में हो रहे हैं, इन इलेक्शंस की सिग्निफिकेंस क्या है इंटरनली फॉर इंडिया, एक्सटर्नली तो उसमें पहले हम बात करेंगे रीजन की और उसके बाद हम बात करेंगे ग्लोबली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सो विद दिस ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम अपने इलेक्शंस, इंडियन इलेक्शंस की मैकेनिज्म पे बात करते हैं। मैकेनिज्म से पहले हम थोड़ा सा इसका अहाता कर लें या कॉन्टेक्स्ट क्लियर कर लें कि इंडिया एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इंडिया के अंदर सेंट्रली या एक तरह से आप समझ लें फेडरल गवर्नमेंट के 2 हाउसेज होते हैं, एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है। अपर हाउस को वो लोग कहते हैं राज्यसभा। राज्यसभा का पैरेलल पाकिस्तान में सेनेट है, और लोअर हाउस को वो कहते हैं लोकसभा, उसका जो पैरेलल है पाकिस्तान में वो नेशनल असेंबली है। राज्यसभा जो कि अपर हाउस है, उसको आप सेनेट कह लें, उसमें टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, 250। पाकिस्तान में सेनेट के 100 मेंबर होते हैं। राज्यसभा में जो सेनेटर्स इलेक्ट होते हैं वो होते हैं स्टेट असेंबलीज़ के थ्रू, और वो उनकी टर्म होती है 6 ईयर्स की। तो तकरीबन हर 2 साल में 1/3 सेनेटर्स जो होते हैं वो अपनी टर्म पूरी करते हैं और उनकी जगह इलेक्शंस होते हैं इन द स्टेट असेंबलीज। पाकिस्तान में भी मोर और लेस सेनेट का वो वही है जो कि इंडिया में राज्यसभा या अपर हाउस का है। उसके बाद हम आते हैं लोअर हाउस की तरफ जो कि है लोकसभा। लोकसभा के जनरल इलेक्शंस से मेंबर्स इलेक्ट होते हैं फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर्स। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा, या जिस तरह हमारे नेशनल असेंबली के मेंबर्स कहते हैं, तो लोकसभा इंडिया में जो टोटल नंबर है वो है
45 मेंबर्स। ये 5 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इनमें से 543 जो हैं वो जनरल इलेक्शंस के थ्रू डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, और 2 ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं, जिनका ताल्लुक एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होता है। इनके नीचे 36 एंटिटीज़ हैं, जिसमें से 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इन 36 की स्टेट असेंबलीज़ हैं। उन स्टेट असेंबलीज़ की भी 5-5 साल बाद इलेक्शंस होते हैं, और इनके जो इलेक्शंस हैं वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड हैं कि हर साल तकरीबन 7 स्टेट्स के इलेक्शंस इंडिया में हो रहे होते हैं। इसी वजह से जब हम इंडियन मीडिया को देखते हैं तो वहाँ पे पॉलिटिकल गहमा गहमी और पॉलिटिकल एक्टिविज़म है वो हमें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। वेरएस पाकिस्तान में नेशनल असेंबली के साथ साथ प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस भी उसी दिन हो जाते हैं। तो इस लिहाज से इंडिया और पाकिस्तान में एक आपको यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आएगा। इन चीज़ों को सामने रखते हुए अब बिफोर गेटिंग इनटू द मैकेनिज्म ऑफ द इलेक्शंस, स्पेशली जो 2024 में हो रहे हैं, कुछ इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स हैं इंडियन इलेक्शंस की। इंडिया के जो 36 स्टेट्स हैं उसमें जो 10 मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स हैं उनमें से 345 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं इन लोकसभा, यानी तकरीबन 63.5% ऑफ लोकसभा बिलोंग टू 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया आउट ऑफ 36, और रेस्ट ऑफ द 26 जो हैं उनसे 200 मेंबर्स इलेक्ट होकर आते हैं, और ये जो 200 हैं ये तकरीबन 1/3 से थोड़ा ज़्यादा बनते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने की है वो ये कि इंडिया के जो टॉप 10 स्टेट्स हैं ये कौन से हैं। पहला है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीट्स हैं, महाराष्ट्र में 48, आंध्र प्रदेश में 42, वेस्ट बंगाल में 42, बिहार में 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29, कर्नाटका 28, गुजरात 26 और राजस्थान में 25 सीट्स। ये जो 10 स्टेट्स हैं इनकी टोटल नंबर ऑफ सीट्स 345 बनती है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट नंबर। अगर इन कंपैरिजन पाकिस्तान को देखा जाए तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में टोटल सीट्स जो हैं वो 336 हैं। हमारी 336 में से 266 सीट्स पाकिस्तान में डायरेक्टली जनरल इलेक्शन से इलेक्ट होके मेंबर नेशनल असेंबली आते हैं। 60 सीट्स आर रिजर्व्ड और 10 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द religious minorities. So that's how we become 336 in Pakistan's National Assembly. अगर इसमें डिवीज़न देखा जाए तो जो हमारे मेन 4 प्रोविंसेस और फेडरल टेरिटरी है, पंजाब के पास 173 सीट्स होती हैं, सिंध के पास 75, केपी 55, बलूचिस्तान 20 और फेडरल कैपिटल की 3 सीट्स हैं। पाकिस्तान में हैवी सीट्स वाला प्रोविंस पंजाब है। इसको अगर हम कंपेयर करें यूपी के साथ या उत्तर प्रदेश के साथ, जो कि टॉप स्टेट है इन टर्म्स ऑफ सीट्स, यूपी की पॉपुलेशन जो है टोटल 241 मिलियन। 241 million is more than the population of Pakistan or almost equal to the population of Pakistan. Whereas पाकिस्तानी पंजाब की population जो है वो 110 million है। यूपी के पास जो सीट्स हैं लोकसभा में 80, whereas province of पंजाब के पास नेशनल असेंबली में सीट्स हैं वो हैं 173। सो ये एक कंपैरिजन मैंने इस वजह से नहीं किया कि मैं बताऊं कि वो बेहतर है हमसे और हम बुरे हैं या हम बेहतर हैं वो बुरे, मगर आपको समझने के लिए इस इंडियन इलेक्शंस को पाकिस्तानी इलेक्शंस के साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताना मैंने सोचा कि बेहतर होगा। एक इंटरेस्टिंग जो स्टैटिस्टिक सामने आई वो ये कि इंडिया में जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो कितने, 969 मिलियन। 969 मिलियन का मतलब है कि तकरीबन 30 मिलियन शॉर्ट ऑफ 1 बिलियन। 969 million are the eligible voters within India. अगर हम इसको कंपेयर करें तो 969 मिलियन एलिजिबल वोटर्स इंडिया के जो हैं दे आर मोर देन द कंबाइंड पॉपुलेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन एंड रशिया। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन कि जब हम कहते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो उनके एलिजिबल वोटर्स जो हैं वो दुनिया के बड़े मुल्कों की कंबाइंड पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हैं। 2019 में जो पिछले इलेक्शंस हुए थे उसमें से जो स्टैटिस्टिक्स एक इंटरेस्टिंग सामने आया वो ये कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स कास्ट या वोटर्स टर्नआउट जो था वो था 594 मिलियन, विच इज़ 66% ऑफ द टोटल एलिजिबल वोटर्स, विच इज़ अ वेरी हाई टर्नआउट।
एनीथिंग अबव 60 इज हाई टर्न आउट। वेयर एज पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो जो हमारे हाल ही में इलेक्शंस हुए हैं उसमें हमारे एलिजिबल वोटर्स थे 128.5 मिलियन और वोटर टर्न आउट जो था वो रहा 47.6%। इस दफ़ा थोड़ा सा वोटर टर्न आउट कम था, मगर 2018 के पाकिस्तान के इलेक्शंस में 52% वोटर टर्न आउट था। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि इंडिया में पॉलिटिकल अवेयरनेस पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जाते हैं वोट करने के लिए। 2019 के इलेक्शन से कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए जो सिर्फ मैग्नीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को समझने की ज़रूरत है कि इलेक्शन ऑफिशियल्स जो इंडिया में 2019 में एम्प्लॉय हुए थे उनका टोटल नंबर था 11 मिलियन। जो पोलिंग स्टेशंस थे वो थे टोटल 1 मिलियन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो उस दफ़ा इस्तेमाल हुई थी वो 2.3 मिलियन थी। इस दफ़ा की खबरों के मुताबिक इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स पे हो रहे हैं, जिसके बारे में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के। हाउएवर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड द लार्जेस्ट जनरल इलेक्शंस विच टेक प्लेस इन द वर्ल्ड आफ्टर एवरी 5 years, उसमें टोटल मैकेनिज्म जो है वो बेस्ड है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में। सो वेन एवर वी आर क्रिटिकल अबाउट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स वी हैव टू बी रेफरिंग टू दीज फिगर्स। रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो 2019 के इलेक्शन में थी वो 2300 से ज़्यादा या 2354 का फिगर था। अब हम बात करते हैं इलेक्शन मैकेनिज्म पे। जो 2024 में इलेक्शन इंडिया में हो रहे हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। ये हमने देख लिया कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, अपर हाउस यानी राज्यसभा है, लोअर हाउस है जो कि लोकसभा है, और स्टेट असेंबली इलेक्शन हैं, उनके टेन्योर्स हमने देख लिए, उसके टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमने देख लिए। अब हम बात करते हैं कि जो इंडियन जनरल इलेक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है 19 अप्रैल 2024 से, टोटल 7 फेजेस एंड 7 वीक्स पे मुहित है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इनके मोस्ट पॉपुलस प्रोविंसेस हैं जिसमें उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल और बिहार है, जिनकी सबसे ज़्यादा सीट्स भी हैं इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो हर फेज़ में उनकी सर्टन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज पे इलेक्शंस हो रहे हैं। मगर बाकी भी जो स्टेट्स हैं वो कोई भी ये नहीं है कि एक स्टेट जो है वो एक ही इलेक्शन में मासवाए छोटी टेरिटरीज के, बाकी सब जो हैं वो 2 से 3 से 4 फेजेस में जाके कंप्लीट होते हैं। इसकी एक सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस ये है कि इंडिया जोग्राफिकली इतना बड़ा है, इंडिया में पॉपुलेशन या नंबर ऑफ एलिजिबल वोटर्स इतने ज़्यादा हैं कि लॉजिस्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि पूरे मुल्क में इकट्ठे इलेक्शंस करवाए जाएं। और फिर उस इलेक्शंस को जब फेजेस में तकसीम किया जाता है तो वहाँ पर इस चीज़ का बहुत ख़ास ख्याल रखा जाता है कि कोई भी रिज़ल्ट आउट नहीं होता अनलेस the date arrives of final result which is 4th of June in these elections. So अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो वहाँ पर आपको मीडिया पे लोग वोटर टर्नआउट पे, लोगों के सेंटिमेंट्स पे तो ओपिनियन मीडिया पे, सोशल मीडिया पे नज़र आएगा, बट एज़ पर लॉ दे आर नॉट अलाउड टू गिव गैर मुसद्दक़ा गैर सरकारी नताइज एज इट हैपन्स इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में कोई इतना गलत नहीं होता, मगर पाकिस्तान में इजाज़त है उसकी। मगर यह है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस एक ही दिन में हो जाते हैं नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली से, तो इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इंडिया में ये बड़े इंट्रिकेट मैकेनिज्म है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैनेजमेंट होती है उसकी, जिसकी वजह से बाय लॉ रिजल्ट्स आर ओनली अनाउंस्ड ऑन द गिवन डे विच इज़ 4th of June in these elections. Now we come to the second question, that what is the significance of Indian elections in 2024? अगर हम एक लाइन में बयान करें इस इलेक्शंस की कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो उसको हम कह सकते हैं कि इट इज़ एन इलेक्शन बिटवीन बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वर्सेस इंडिया द ऑपोजिशन अलायंस नोन एज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। और वी कैन ऑल्सो से that 2024 elections in India are Modi versus rest. अब इस चीज़ को अगर हमने शुरू में बात की तो उसके लिहाज से ही हमारे कुछ कंक्लूजन्स निकलते हैं कि इसका इम्पैक्ट या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहली चीज़ आ गई कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो पिछली 2 टर्म से यानी 10 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, और उनके इस 10 साल की हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स जिसका पहले जिक्र किया जाता था पिछले 10 सालों में, उसकी मैनिफेस्टेशन एग्रेसिवली नज़र आई है। और अब हम इस सिचुएशन पे आ गए हैं कि बीजेपी और उनके एलाइज
पॉलिटिशियंस जो हैं, मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट भी जो हैं, वो बड़े खुले आम अपने हिंदुत्व या हिंदू डोमिनेटेड इंडिया या हिंदुइज्म बेस्ड इंडिया के ऊपर बात करते हैं। यानी उन्होंने जो एक बहुत बड़ी पार्टी है और बहुत स्ट्रांग पार्टी है इंडिया की, बीजेपी, और उसकी लीडरशिप ने बड़े तरीके से मगर बहुत एग्रेसिवली और बहुत ओपनली जो इंडिया के सेलिब्रेटेड स्टांस था कि वी आर द लार्जेस्ट सेकुलर लिबरल डेमोक्रेसी, उसको चेंज कर दिया दैट वी आर द लार्जेस्ट हिंदू मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी हु बिलीव्स इन हिंदुत्व। अब इस पॉइंट से कुछ और कॉम्प्लिकेशन सामने आती हैं। एक तो ये है कि इसकी अपोजिशन भी ठीक ठाक इंडिया में मौजूद है और इंडिया की एक साइजेबल पॉपुलेशन है और इंडिया की तकरीबन ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस आइडियोलॉजी या इस पॉलिटिकल अप्रोच के ख़िलाफ़ नज़र आती हैं और इसी वजह से जो एक बहुत बड़ा अलायंस अंडर कांग्रेस बना है वो हमारे सामने है। दूसरा कंक्लूजन इससे ये नज़र आता है कि इंडिया में जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत सख्त प्रेशर में आई हुई हैं पिछले 10 सालों में और अब ये कहा जा रहा है कि स्पेशली मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए हालात काफ़ी बिगड़ जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह जो इलेक्शन कैंपेन्स ने मुख्तलिफ तकारीर की हैं, स्पेशली मोदी साहब ने, उन्होंने इंडियन मुस्लिम्स को घुसपैठिया बाबर की औलाद कहा है। उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। यानी कि अगर इंडियन मुस्लिम्स तस्लीम नहीं करते डोमिनेंस ऑफ हिंदूज इन इंडिया और उनको पर फोर्स एक सेकंड रेट सिटीजन या थर्ड रेट सिटीजन का दर्जा जब दिया जाएगा और वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उनके लिए इंडिया में जगह नहीं है एंड दे शुड बेटर माइग्रेट टू इधर पाकिस्तान और बांग्लादेश और एल्सवेयर। सो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि वेस्टर्न प्रेस में भी हाईलाइट होता रहता है, वेस्टर्न लीडरशिप ने भी इसके ऊपर बयानात दिए हैं, विद इन इंडिया भी इसकी बहुत ज़्यादा अपोजिशन है। तो जो अपोजिशन इंडियन अलायंस है अंडर कांग्रेस, उनके लिए एक ये बड़ा इम्पॉर्टेंट point है in their election campaign. However, it is not their top priority. Their top priority is economics, cost of living, higher cost of living, inflation, and certainly the aggressive political victimization जो कि बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ। As you all know कि राहुल गांधी को जेल कर दी गई थी और उसके बाद कोर्ट ने उनको फिर सज़ा सस्पेंड की और वो बाहर आए। एक और बहुत प्रोमिनेंट लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, जो कि बेसिकली दिल्ली बेस्ड पार्टी है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पॉपुलर लीडर हैं। उनको मुख्तलिफ चार्जेस से, चाहे वो फिक्टिशियस हैं या रियल हैं, बट ही इज़ बिहाइंड बार्स। सो इस तरह बहुत सारे पॉलिटिकल लीडरशिप है, बहुत सारे एनालिस्ट हैं, राइटर्स हैं जो कि अंडर इन्फ्लुएंस हैं ऑफ इंडियन स्टेट मशीनरी, इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज which are dominated by the BJP government in power right now. एक और इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन हमारा निकलता है वो ये कि बीजेपी का जो री-इलेक्शन होगा वो उससे मोदी साहब का भी री-इलेक्शन होगा और मोदी साहब इज़ लाइकली टू कम इन टू पावर। एक कंसर्न बहुत बड़ा है, रादर उसको सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया में एक थ्रेट के तौर पर दिखाया जा रहा है और प्रोमिनेंट राइटर्स के बारे में बोल रहे हैं और लिख रहे हैं, वो ये कि इंडिया में डिक्टेटरशिप का आगाज़ हो जाएगा। बहुत सारे लोगों ने ये कहा है कि दीज मे बी द लास्ट फेयर इलेक्शंस इन इंडियन हिस्ट्री, इसके बाद फिर डिक्टेटरशिप आ जाएगी और उनके इस मफरूज़े या उस फियर की बुनियाद जो है वो कुछ है जो कि पिछले 10 साल में हुआ है इंडिया में और ख़ुसूसन पिछले 2-3 साल में जो हुआ है अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। उसकी वजह से वो काफ़ी कन्विंस्ड हैं कि इन इलेक्शंस के बाद हमारे यहाँ फ्री फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे, हमारे यहाँ रशिया स्टाइल इलेक्शंस हुआ करेंगे और फिर मोदी लाइफ टाइम आपके लीडर या प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन की ये सिचुएशन है कि सोशल मीडिया के जो वीलॉगर्स हैं वो
इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को कहते ही गोदी मीडिया हैं। गोदी मीडिया मीन्स के वो मीडिया जो कि पावर्स की गोद में जाके बैठ गया है। और आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखेंगे तो उसकी मेजॉरिटी जो है वो आपको प्रो बीजेपी, प्रो हिंदुत्वा नज़र आएगी। और उसने बहुत ज़्यादा अपने स्टेटस को सेलिब्रेट भी किया है। साथ साथ उसका कंट्रास्ट में अगर आप इंडिया का सोशल मीडिया देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर यूथ है, यंगस्टर्स हैं, उनके वीलॉगर्स उस लेवल के हैं जिनकी मिलियंस की फॉलोइंग है, उनका एक एक वीडियो जो है वो मिलियंस लोग देखते हैं। वो लोग जो हैं वो बहुत सख्त खिलाफ हैं इस हिंदू मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल अप्रोच के, हिंदुत्वा के, और स्पेशली वो खिलाफ हैं उन तमाम बीजेपी की पॉलिटिकल एडवेंचर्स की विच इज़ टारगेटिंग दी सेकुलरिज्म एंड लिबरलिज्म एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच इनसाइड इंडियन मीडिया। एक और यहाँ पे सिग्निफिकेंट बात मैं बताऊँगा कि इंडियन इंटरटेनमेंट मीडिया है वो भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अभी रिसेंटली 2 फिल्में आई हैं जो कि टारगेट करती हैं इंडियन वोटर्स को बेस्ड ऑन द एजेंडा ऑफ बीजेपी और हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल एंटिटीज़ ऑफ इंडिया। 2 उनके एजेंडे थे। एक उन्होंने फिल्म बनाई है फाइटर के नाम से, जिसमें बालाकोट में जो इंडियन एयरफोर्स को एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ा जब उनका एक जहाज़ जो है वो पाकिस्तान में मार गिराया गया बाय पाकिस्तान एयरफोर्स, और एक जहाज़ जो था वो टारगेट हुआ और इंडिया में गिराया गया। तो वो जो बालाकोट की एक्सचेंज थी जिसमें इंडिया ने बालाकोट पे स्ट्राइक की थी और पाकिस्तान ने एक दिन के बाद इंडियन पोजीशंस पे केयरफुल स्ट्राइक्स की थी ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, मगर उस इंगेजमेंट के दौरान इंडिया के 2 जहाज़ पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए। उसकी एक मिस रिप्रेजेंटेशन और रॉन्ग नैरेटिव के ऊपर एक पूरी फिल्म बनाई गई जस्ट टू क्रिएट यूफोरिया विद इन दी इंडियन हिंदूज, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुत्वा बेस वोटिंग बेस को बीजेपी गवर्नमेंट सिक्योर कर सके इन दीज इलेक्शंस। दूसरी मूवी आई है, उसका नाम ही 370 है, जो आर्टिकल 370 के थ्रू इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था उसको ख़त्म करके उसको अपने यूनियन टेरिटरी बना लिया। उसके ऊपर वो एक मूवी बनाई गई है। सो इंडियन मीडिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया में कहा जा रहा है कि बहुत गोदी मीडिया हो गया, उसमें एंटरटेनमेंट का भी हिस्सा है एंड इट इज़ नॉट यूज्ड फॉर द प्रोजेक्शन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, it is used for the projection of particular political thought which is Hindu dominated political thought। उसकी प्रोजेक्शन के लिए ये सारा एंटरटेनमेंट का मीडिया भी इस्तेमाल किया गया। अब हम आते हैं लास्ट 2 पॉइंट्स पे। एक पॉइंट है रीजनल सिग्निफिकेंस या इम्पैक्ट जो होगा इस इंडियन इलेक्शंस के बाद, और दूसरा है ग्लोबल। रीजनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो साउथ एशिया में इंडिया के साथ इस वक्त पाकिस्तान के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जो खड़ा हुआ हो। बाकी सारे छोटे हैं। बांग्लादेश एक साइजेबल कंट्री है, बट बांग्लादेश पॉलिटिकली और फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इज़ वेल अलाइंड विद इंडिया। सो इन इलेक्शन रिजल्ट का जो इम्पैक्ट है उसमें इंडियन इंटरनल सिचुएशन के बाद पाकिस्तान पे ये इम्पैक्ट ज़रूर आएगा। अगर बीजेपी गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर, मोदी साहब कम बैक्स टू पावर एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पाकिस्तान में ज़्यादा होप्स नहीं होंगी ऑफ अ पीसफुल को एग्जिस्टेंस विद इंडिया। देयर विल बी सर्टेन फ्रिक्शंस एंड प्रॉब्लम्स फॉर पाकिस्तान। मगर अगर इंडियन अपोजिशन कम्स टू पावर तो पाकिस्तान को ब्रीदिंग स्पेस ज़्यादा मिलेगी एंड पाकिस्तान में देर आर होप्स के पाकिस्तान की तरफ जो स्टांस होगा इंडियन अपोजिशन या इंडियन कोलिशन का, जो कि अगर पावर में आती है तो दे विल बी मोर डेमोक्रेटिक, वी मे एक्सपेक्ट मोर स्पेस फ्रॉम देम। देन वी कम टू द लास्ट पॉइंट विच इज़ द इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ दीज इलेक्शंस इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इंडिया की जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्लाउट है ग्लोबली, उसके बारे में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तो मैं नहीं कहूँगा, मगर अफेक्टिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा है इन ऑल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विद ऑल द पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, स्पेसिफिकली यूनाइटेड स्टेट्स। तो चाहे बीजेपी गवर्नमेंट आती है पावर में या इंडिया अलायंस पावर में आता है, वेस्टर्न पावर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उनके साथ काम करने में। द ओनली इशू विल बी कि एक इरिटेंट होगा बीजेपी गवर्नमेंट के साथ बिकॉज ऑफ देयर
majoritarian aggressive approach, Hindutva aggressive approach for governing the country. मगर अभी तक पिछले 5 सालों में वेस्टर्न कैपिटल्स की तरफ से सिवाय लिप सर्विस के कोई ख़ास इंडिया पे प्रेशर नहीं आया है या बीजेपी गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं आया है, तो आइंदा भी नहीं आएगा। अगर ऑपोजिशन आती है तो ग्लोबली वो थोड़ा सा ज़्यादा सेलिब्रेट हो जाएगी, बिकॉज दे विल बी परसुइंग द सेम फॉरेन पॉलिसी विच इंडिया हैज़ टुडे। उसमें कोई ख़ास चेंज नहीं होगा, बट दे विल रैप इट इन अ सेकुलर एंड मोर लिबरल कॉन्टेक्स्ट, और वो इसकी वजह से दे विल बी मोर एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड इन वेस्टर्न कैपिटल्स। सो ये आज हमने बातचीत की और आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की कि इंडियन इलेक्शंस का मैकेनिज़्म क्या है, इतना अरसा क्यों लेते हैं, 2024 के इलेक्शंस किस तरह हो रहे हैं, सीटें कितनी हैं, बीच बीच में थोड़ा सा हमने कंपैरिजन कर दिया पाकिस्तान के साथ ताकि आपको समझने में आसानी हो, और साथ साथ हमने वेरी ब्रीफली आपको जो इंडियन इलेक्शंस का इम्पैक्ट या सिग्निफिकेंस है, द इंटरनल एस्पेक्ट्स एंड रीजनल एंड सब्सिक्वेंटली द ग्लोबल एस्पेक्ट। So thank you very much.